बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए समाकलन गणित का जो दूसरा चैप्टर है चापकलन से आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चापकलन की डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ ए प्लेन कर्व इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। समतल वक्र के दो बिंदुओं के मध्य चाप की लंबाई ज्ञात करने की प्रक्रिया को चापकलन कहते हैं। समतल में कोई भी कर्व खींचा हुआ हो सकता है, वृत्त है, दीर्घवृत्त है, एनी कर्व y इक्वल टू fx के रूप में कोई भी कर्व हो सकता है। उसके दो बिंदु, कोई भी P एंड Q, कोई दो बिंदु दिए गए होंगे, उनके मध्य चाप की जो लंबाई ज्ञात करने की जो प्रोसेस होगी, प्रक्रिया होगी, को हम चापकलन, चाप की गणना करना कहते हैं। यहाँ हम उन समतल वक्रों के चापों की लंबाइयां ज्ञात करेंगे जिनके समीकरण कार्तीय, प्राचलिक, ध्रुवीय तथा पदिक रूप में दिए। हमें ज्ञात है कि विगत अध्याय में किसी क्षेत्रफल के लिए विश्लेषिक व्यंजक प्राप्त करने के लिए हमने पहले ऐसा सूत्र सिद्ध किया था जिससे क्षेत्रफल फलन का अवकलज प्राप्त हो जाए, जैसे डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, डी ए बाई डी थीटा इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर इत्यादि। ये दो फॉर्मूले थे जिसकी सहायता से हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया था। इसी प्रकार से चाप अवकलजों के लिए अवकलन गणित के कुछ ऐसे फॉर्मूलेज हैं जिनको हमने अवकलन गणित का जो चाप की लंबाई के जो अवकलज है उसमें इन सभी फॉर्मूलाज को हमने वहाँ प्रतिपादित किया था। ये बिल्कुल त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य जो संबंध है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर से प्रतिपादित किए थे। जैसे फर्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो डी वाई त्रिभुज की हाइट के रूप में डी वाई और उसके जो बेस के रूप में डी एक्स, उसका हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण के रूप में लेट अस सपोज दैट डी एस। तो इस डी एस की जो मेजरमेंट है रूट ऑफ डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई के स्क्वायर से ज्ञात किया था। एंड देन we have to divide it both sides dx and then we get the ds by dx root of 1 plus dy by dx का होल स्क्वायर। एंड सिमिलरली एक बार इसी फॉर्मूले में dx का भाग दिया, एक बार dy का भाग दे दिया। इसी प्रकार से जो सेकंड जो ध्रुवीय रूप में है ये हमने tan phi इज इक्वल टू आर टी थीटा अपॉन डी आर। tan phi का जो फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला है अवकलन गणित के फर्स्ट चैप्टर में, हमने ये सूत्र प्रतिपादित किया था जिसमें आर डी थीटा को tan phi वाले फॉर्मूले से लंब के रूप में सपोज किया था, क्यों tan phi इज इक्वल टू लंब अपॉन लेंथ अपॉन बेस के रूप में, डी आर उसका बेस था। उसमें हमने डी एस को सपोज किया था हाइपोटेन्यूस कर्ण के रूप में, एंड डी एस इज इक्वल टू रूट ऑफ आर डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी आर का स्क्वायर, एंड देन वी हैव टू डिवाइडेड बोथ साइड डी थीटा एंड वन टाइम वी हैव टू डिवाइडेड बाय डी आर। तो इस प्रकार से इसके ध्रुवीय फॉर्मेट में भी ये जो है फॉर्मूला प्राप्त होता है। और इस प्रकार से एक फॉर्मूला होता है tan psi इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई में के रूप में त्रिभुज का जो है वो लंब एक तरह से, और डी एक्स उसके बेस के रूप में। तो डी एस वी हैव टू फाइंड डी एस इज इक्वल टू
रूट ऑफ डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई का होल स्क्वायर एंड देन वी हैव टू डिवाइडेड बाई डी टी। और इस प्रकार से ये फॉर्मूला हम प्राप्त करते हैं। तो इसी प्रकार से पदिक समीकरण का फॉर्मूला प्राप्त करते हैं। तो इन फॉर्मूलाज को हमें मेमोरी में याद रखना, निकालना, ये सब हम चाप की लंबाई के अवकलज वाले चैप्टर में सीख चुके हैं। तो हमें इन सब की यहाँ आवश्यकता होगी, हमें इन सब को बिल्कुल ध्यान रखना है। लेंथ ऑफ ए आर्क्स ऑफ द कर्व, वक्रों के चापों की लंबाई, जैसे कि कार्तीय समीकरण आपको दिया गया हो, वक्र y इक्वल टू एफ एक्स के ए और बी भुज वाले दो बिंदुओं के बीच चाप की लंबाई s इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर dx। मान लो वक्र y इक्वल टू एफ एक्स पर एक स्थिर बिंदु a से किसी बिंदु पर चाप तक लंबाई जो है वो s है, और माना a का भुज जो है y इक्वल टू a पर बिंदु p के निर्देशांक पी एक्स वाई। तो सूत्र एक से वक्र के बिंदु a से अन्य बिंदु b तक भुज x इक्वल टू b तक चाप की लंबाई, a से b तक चाप की लंबाई, then we have to integrate of both sides the given formulas s x is equal to b के लिए s का मान माइनस x इक्वल टू a के लिए s का मान a से b रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो ये चाप बन जाता है ab माइनस 0 चाप ab इज इक्वल टू a से b रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। यदि वक्र की समीकरण x इक्वल टू एफ आई रूप की हो, जैसे ये तो जो फॉर्मूला है y इक्वल टू एफ एक्स के लिए बना है, यदि कार्तीय समीकरण हो x इक्वल टू एफ आई के रूप में हो, तो ये dy की जगह dx और dx की जगह dy रिप्लेस हो जाएंगे इस प्रकार से। अगला जो फॉर्मूला है ये पैरामेट्रिक इक्वेशन के रूप में प्राचलिक समीकरण की, यदि वक्र की समीकरण प्राचलिक रूप से x इक्वल टू एफ टी और y इक्वल टू एफ टी हो, तो t इक्वल टू टी वन तथा t इक्वल टू टी टू वाले दो बिंदुओं के मध्य की लंबाई s इक्वल टू टी वन से टी टू रूट ऑफ dx बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी टी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से पोलर इक्वेशन, यदि वक्र की समीकरण s इक्वल टू ध्रुवीय रूप में r इज इक्वल टू एफ थीटा या थीटा इक्वल टू एफ आर के रूप में समीकरण हो, तो ध्रुवीय रूप में होने पर सदिश कोण अल्फा तथा बीटा वाले बिंदु के मध्य चाप की लंबाई अल्फा से बीटा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। वक्र की समीकरण थीटा इक्वल टू एफ आर क्यूब। तो यहाँ जैसे कि ये जो सेकंड पार्ट की जैसे बात कर रहे थे ध्रुवीय रूप में, जैसे फर्स्ट में तो क्या है कि dx और dy दोनों का भाग दिया गया था टेन पाई वाले उस फॉर्मूले के अंतर्गत ds इज इक्वल टू आर डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी आर का होल स्क्वायर में यहाँ डी थीटा का जो भाग दिया गया था, तो इसमें क्या है कि डी आर का जब भाग देंगे तो ये सेकंड फॉर्मूला जो है वो इसका जनरेट होगा, और इस प्रकार से डी आर का भाग देने के उपरांत जो हमें एक चाप की लंबाई के रूप में एस इज इक्वल टू इसकी जो लिमिट है, पहले की लिमिट है जैसे कि इंटीग्रेशन थीटा के सापेक्ष हो रहा है, तो लिमिट भी थीटा के रेस्पेक्ट में अल्फा से बीटा वैल्यू ऑफ थीटा जैसे कि 0 डिग्री से 90 डिग्री 30 डिग्री से जिस भी एंगल पर वो जा रहा हो चाप। इसी प्रकार से यहाँ जैसे कि वक्र की समीकरण अगर आर इज इक्वल टू एफ थीटा इक्वल टू एफ आर रूप की हो, तो ध्रुवंतर रेखा R1 से R2 के मध्य चाप की लंबाई जो है R1 से R2 रूट ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर प्लस 1 ऑफ डी आर। इस प्रकार से ये एक और फॉर्मूला। यदि वक्र के समीकरण पदिक रूप में p इक्वल टू एफ आर के रूप में हो, पदिक समीकरण हम जानते हैं अवकलन पदिक से जो समीकरण p और r के संबंध व्यक्त करती है वह पदिक समीकरण होती है रूप की हो, तो दिगी समीकरण इस रूप में हो तो ध्रुवांतर रेखा R1 और R2 के मध्य चाप की लंबाई s इज इक्वल टू R1 से R2 r डी आर
आर स्क्वायर माइनस पी। इसको हम किस प्रकार से जनरेट करते हैं, देखिए किस प्रकार से बनाते हैं। अवकलन गणित से ये संबंध हम जानते हैं इक्वल टू आर साइन फाई वाला। ये मूल बिंदु से जो है स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई वाले फॉर्मूले से हम इसको पी इक्वल टू आर साइन फाई को जनरेट करते हैं। पी को इससे साइन फाई इक्वल टू पी अपॉन आर बनता है, टेन फाई इक्वल टू पी रूट ऑफ आर स्क्वायर। इसको देखिए साइन फाई जब लंब बटीकरण के रूप में होता है तो इससे हम क्या करेंगे कि आधार को जनरेट करेंगे। आधार हमारे पास अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा और उसमें टेन जो थीटा जो बनता है हमारा वो लंब बटे आधार से बनता है। और यहाँ लंब जो है जब पी है साइन फाई वाले फॉर्मूले में तो आधार हमारे पास से रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के रूप में। तो ये चीज़ हम साइन फाई से ही टेन फाई को जनरेट करेंगे। इसके पश्चात आर डी थीटा अपॉन डी आर इक्वल टू टेन फाई, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य जो एंगल की जो बात कर रहे हैं टेन फाई वाला जो फॉर्मूला से आर डी थीटा डी आर टेन फाई का मान हमें पी रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डी एस बाई डी आर इज इक्वल टू रूट ऑफ वन प्लस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से समीकरण 3 में 2 का प्रयोग किया। प्रयोग करने के उपरांत जो है एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के पश्चात आर डी आर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए कि इसका जो है अगला जो समीकरण है वो नेज समीकरण। नेज समीकरण एस और साई में वह समीकरण नेज समीकरण होती है जो एस और साई में संबंध व्यक्त करती है। समीकरण वो नेज समीकरण कहलाती है। यदि वक्र के किसी स्तर बिंदु ए से चर बिंदु पी तक चाप की लंबाई एस हो तथा उन पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण साई हो तो एस तथा साई के संबंध को वक्र का नेज समीकरण कहते हैं। किसी भी बिंदु के लिए एस और साई केवल वक्र के रूप पर निर्भर होते हैं, समतल में उनकी स्थिति पर नहीं। यदि वक्र समतल में अपनी स्थिति बदल दें तो भी वक्र के किसी बिंदु के नेज समीकरण जो है नेज निर्देशांक नहीं बदलेंगे। टू ऑब्टेन इंटरसाइनिक इक्वेशन फ्रॉम द कार्टेशियन इक्वेशन, माना कि वक्र का कार्तीय समीकरण y इक्वल टू एफ एक्स, वक्र पर स्तर बिंदु ए का भुज जो x इक्वल टू ए, यहाँ से वक्र पर किसी चर बिंदु पी एक्स वाई की दूरी ए पी इक्वल टू एस हो। मान लो ए पर स्पर्श रेखा अक्ष के समांतर है, बी पर खींची गई स्पर्श रेखा अक्ष से साई कोण बनाती है। तो सूत्रानुसार एस इज इक्वल टू ए से एक्स रूट ऑफ वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एंड चूँकि टेन साई इज इक्वल टू चूँकि हम जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स है। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे एक्स वाई का जैसे ही विलोपन करेंगे। तो दिस इज द प्रोसीडिंग, ये प्रक्रिया है कि नेज समीकरण प्राप्त करने का। इन दोनों फॉर्मूलों की सहायता से यहाँ हमारे पास क्या है डी वाई बाई डी एक्स का मान है टेन साई के पदों में है तो एस इज इक्वल टू समाकल रूट ऑफ वन प्लस टेन साई का होल स्क्वायर के रूप में बनेगा। और इस प्रकार से हम एस और साई में एक समीकरण प्राप्त करेंगे जो कि इसकी नेज समीकरण के रूप में अभिष्ट समीकरण होगी। टू ऑब्टेन इंटरसाइनिक इक्वेशन फ्रॉम पोलर इक्वेशन, ध्रुवीय समीकरण से नेज समीकरण प्राप्त करना। माना वक्र का ध्रुवीय समीकरण आर इक्वल टू एफ थीटा है। वक्र पर स्तर बिंदु ए का सदिश कोण जो अल्फा जहां स्पर्श रेखा आरंभिक रेखा के समांतर है। माना वक्र पर कोई चर बिंदु पी आर थीटा है जिसकी ए से दूरी ए पी इक्वल टू एस हो। बिंदु पी पर स्पर्श रेखा आरंभिक रेखा से कोण साई, तो एस इज इक्वल अल्फा से थीटा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। माना ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्श रेखा के बीच का कोण साई है। तो देखिए यहाँ अंतःकोणों का योग जो है थीटा और फाई का जो योग है वो साई के इक्वल होता है। टेन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर एंड एफ थीटा एंड एफ डेस थीटा के रूप में। समीकरण 1, 2, 3 से थीटा और फाई का अवलोकन करने पर अभिष्ट जो है नेज समीकरण प्राप्त होता है। अब आता है केंद्रज के चाप की लंबाई। किसी वक्र के लिए केंद्रज की चाप की लंबाई बिना केंद्रज ज्ञात किए निम्न प्रकार। The difference between the radii of the curvature at any points of z, any 2 point of alpha curve is equal to the length of the evolute between the two। ये भी जो एनवलप और इवोल्यूट का जो चैप्टर है वो भी हमने अवकलन गणित में पढ़ा है, उससे ही हम इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। वो चैप्टर इसके लिए पहले पढ़ना जरूरी है। किसी वक्र के किन्हीं 2 बिंदु पर वक्रता त्रिज्या का अंतर
उन्हीं दो बिंदुओं के मध्य उसके केंद्रक के चाप की लंबाई के बराबर होता है। और इस प्रकार से इसके आगे जो है इसकी प्रॉब्लम्स है, एग्जाम्पल वगैरह है। अगले वीडियो में हम एग्जाम्पल की बजाय इसके अनसॉल्व क्वेश्चंस को लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।